दोस्तों, एक व्यक्ति महाकुंभ नहाने के बाद अपने बेटे को दिल्ली फोन लगाता है और फोन लगाते ही वह जोर जोर से रोने लगता है। रोते हुए यह कहता है कि बेटा, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। महाकुंभ स्नान करके जब बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद ही भीड़ का जनसैलाब उधर से चला और उस भीड़ के जनसैलाब में तुम्हारी मां भी उस भीड़ का हिस्सा हो गई। इतना बोलते ही वो जो व्यक्ति था वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अपने पिता को उस अवस्था में रोते हुए देखकर जो उसका बड़ा बेटा था वह भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह भी रोने लगता है। रोते हुए अपने छोटे भाई को फोन करता है और कहता है मां जो पिताजी के साथ कुंभ स्नान करने गई थी, कुंभ स्नान करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली वो एक भीड़ का हिस्सा हो गई और भीड़ में ही गुम हो गई। अभी तक मां का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। पिताजी काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा रो रहे हैं। उन दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया और बड़ा जो भाई होता है वो अपने छोटे भाई से कहता है कि अनुज, हमें भी अब चलना होगा और चलकर प्रयागराज के महाकुंभ में खोजबीन करनी होगी। कि इस बात को लेके फिर वो अपने मामा को फोन करते हैं। अब दिल्ली से दोनों बेटे अपने मामा के साथ प्रयागराज के महाकुंभ पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वहां मां की तलाश आरंभ कर देते हैं। आखिरकार कई घंटे मेहनत मशक्कत करने के बाद मां मिलती जरूर है, लेकिन उसकी मां जिस रूप में मिलती है, इस रूप की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल मां का कत्ल हो चुका था और उस कत्ल का जो खुलासा प्रयागराज के पुलिस ने किया, उस खुलासे के एक एक कड़ियों को जब जोड़कर देखा गया और इसके बाद जिस कातिल का नाम सामने आता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। पुलिस को भी हैरानी हुई, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि आरोपी कोई उसका अपना ही था। दोस्तों, यकीन मानिए जब आप इस पूरी घटना को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, स्त्री और महिला सुरक्षा की बात करने वाले इस देश में कैसे एक महिला और स्त्री के मजबूरी का फायदा उठाकर किसी और के लिए कोई अपना ही अपनों का कत्ल कर देता है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें, तभी इस घटना की पूरी सत्यता को आप लोग पूरी तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आज के इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में रहने वाले एक शख्स से जिसका नाम अशोक था और अशोक एमसीडी में एक सफाई कर्मचारी के पद पर दिल्ली में काम करता था और उसकी एज 38 वर्ष थी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। उसकी जो पत्नी मीनाक्षी थी जिसकी उम्र महज 35 साल थी, वो अपने पति अशोक से कहती है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और एक अनोखा संयोग बन रहा है, क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है और आसपास की बहुत सारी महिलाएं चली गई, हमारे रिश्तेदार चले गए, बहुत लोग चले गए, लेकिन हम दोनों अभी तक नहीं जा पाए। तो मैं चाहती हूं कि आप भी हमारे साथ चलिए और जाके हम दोनों एक साथ वहां पे प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा स्नान करेंगे, गंगा नहाएंगे और उसके बाद फिर वापस अपने घर दिल्ली लौट जाएंगे। इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा जिद कर रही थी और बार बार अपनी इच्छा जाहिर कर रही थी अपने पति के सामने। जब उसकी जो पत्नी मीनाक्षी थी पूरी तरीके से जिद पे अड़ जाती है और वो जो एमसीडी दिल्ली में एक सफाई कर्मचारी के पद पर काम करता था जिसका नाम अशोक था, वह छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद अपने पत्नी को लेके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित महाकुंभ स्नान करने नहाने निकल जाता है। प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचकर 18 फरवरी 2025 को दिन भर स्नान करने के बाद वो दोनों वहां पे घूमते फिरते हैं और घूमने फिरने के बाद अचानक ही भीड़ का एक ऐसा रेला आता है और उस रेले में उसके पत्नी का अचानक ही हाथ छूट जाता है। वो अपने पत्नी को लगातार आवाज लगाता रह गया, लेकिन 35 वर्षीय मीनाक्षी उसकी इस आवाज को सुन नहीं पाती है और वो उस भीड़ का हिस्सा हो जाती है, उस भीड़ में ही गुम हो जाती है। उसके बाद फिर कोई अता पता नहीं चल पा रहा था और इस बीच जो उसका पति था, जो अशोक था, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। परेशानी की ही हालत में वहां मौजूद पुलिस वालों के पास वो जाता है और जाने के बाद कहता है कि साहब मेरी मदद करो, हम दिल्ली से यहाँ पे महाकुंभ में स्नान करने आए थे, नहाने आए थे और भीड़ का एक रेला आया और उस रेले में ही हमारे पत्नी का हाथ, जो कि हमारे हाथ में ही था, और मेरे हाथ से उसका हाथ छूट गया और वो गुम हो गई। इसके बाद फिर वो वहां से खोया पाया विभाग में जाता है और खोया पाया विभाग में जाके वहां मौजूद कुछ लोगों से अपने पत्नी के बारे में बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद दिन निकलता है, रात निकल जाती है और रात निकलने के बाद अगला दिन आता है, अगला दिन भी निकल जाता है और जब शाम होता है तब वो अपने बेटे को फोन करता है और फोन करने के बाद फोन पे ही रोने लगता है और रोते हुए यह भी कह रहा था कि कोई भी ऐसा जगह नहीं बचा जहां पे कि मैंने तुम्हारी मां का तलाश नहीं किया, मैंने तुम्हारी मां को ढूंढा नहीं, तुम्हारी मां को खोजा नहीं। इन सभी जगह तलाश करने के बाद भी अभी तक कोई भी अता पता तुम्हारी मां का नहीं चल पाया है।
और परेशानी की हालत में वो रो भी रहा था और रोते हुए इस बात का जिक्र अपने बड़े बेटे अश्विन से कर रहा था। तब उसका बड़ा बेटा अश्विन रोते हुए ही अपने बाप से, अपने पिता अशोक से, जिसकी की उम्र 38 साल है, उससे कहता है कि पापा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी, हम लोग भी यहां से निकल रहे हैं और जितना हो पाएगा हम लोग साथ मिलकर खोजबीन करेंगे, ढूंढेंगे, मां जहां भी होगी सकुशल होगी। और इसके बाद फिर वो अपने छोटे भाई, जिसका कि नाम आदर्श था, उसको ये बात बताता है और इसके बाद फिर इस बात की जानकारी वो अपने मामा को देता है। इसके बाद अपने मामा के साथ ये दोनों भाई दिल्ली से निकल जाते हैं और निकलने के बाद सीधा प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचते हैं और वहां जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, उनके हाथ में एक तख्ता था, तख्ते में उनके मां का फोटो लगा हुआ था। उस फोटो को लेके इधर उधर दिखाते हैं और दिखाने के पश्चात ये कहते हैं कि ये हमारी मां है, दिल्ली से निकली हुई थी, महाकुंभ स्नान करने के लिए आई हुई थी और स्नान करने के बाद ही ये भीड़ का हिस्सा हो गई। हम लोग खोजबीन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। अगर हमारी मां को अगर आप लोग कहीं देखे हैं तो बताइए। तीनों जो थे ये अलग अलग थे और अलग अलग ही हर जगह पे जाके ये जानने की कोशिश कर रहे थे, ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमारी मां किस भीड़ का हिस्सा हो गई और अगर किसी भीड़ का हिस्सा हो गई तो कहां चली गई, कहां गुम हो गई। जरूर किसी ना किसी का नजर पड़ा होगा। अगर किसी का नजर पड़ा होगा तो उन तीनों ने अपने हाथ में एक एक तस्वीर ले रखा था। इन तस्वीर को देखने के बाद कोई कुछ ना कुछ तो सुराग बताएगा और जब कोई सुराग बताएगा तो आशा की एक उम्मीद की किरण तीनों में से किसी ना किसी को जरूर दिख जाएगा। और ऐसा सोच के ये तीनों अलग अलग एरिया में जाते हैं और लगातार खोजने की कोशिश करते हैं। जहां भी कोई पुलिस चौकी होता है, पुलिस वाला होता है, वहां पे ये लोग पहुंचते हैं और अपने फोटो को दिखाते हैं, अपनी मां के फोटो को दिखाते हैं। खोजते हुए ये दोनों भाई और जो उसके मामा थे ये कभी कभी रो भी रहे थे और रो के भी इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे, शायद उसके मां का कोई अता पता चल पाए। इसके बाद फिर ये तीनों महाकुंभ के एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पे कि मेला लगा हुआ था और निराश होके परेशानी की हालत में खोजबीन लगातार कर रहे थे, हाथ पांव इधर उधर मार रहे थे, लेकिन उनका सारा प्रयास मानो व्यर्थ ही जा रहा था। अभी तक उनके मां का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था और पुलिस भी यह बात बता पाने में असमर्थ थी। अंत तक खोया पाया विभाग में जाकर अपनी मां की तस्वीर देते हैं और तस्वीर देने के बाद उसकी मां कहां से आई थी, कब आई थी, किसके साथ आई थी, इन सारे घटना की जानकारी जो बच्चे गए थे, जो बच्चे के मामा गए थे, इन तीनों ने मिलकर अलग खोया पाया जो विभाग वहां पे बना हुआ था, इन सारे खोया पाया विभाग में जाके अपने मां की जानकारी देते हैं और इसके बाद सारी जानकारी देने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और सीधा दारागंज थाना पहुंच जाते हैं। दारागंज थाना पहुंच दारागंज थाने में अपनी मां का फोटो वो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी मां है और ये गुम हो गई है। जैसे ही वहां मौजूद एक पुलिस वाले की नजर उस फोटो पर पड़ती है, फोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो ना हो जो तुम्हारे पास तस्वीर है, उन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने इस महिला को झूसी थाने में देखा है, क्योंकि वहां जब तुम जाओगे तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि वहां जाने के बाद तुम्हारी मां वहां मिल जाएगी। उन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि कहीं से कुछ भी हो जाए, उनकी मां मिल जाए। इसके बाद वो दारागंज थाना से सीधा झूसी थाना पहुंच जाते हैं और झूसी थाना पहुंचने के बाद वहां भी घटना हुई थी, इन सारे घटना की जानकारी स्पष्ट रूप से इन तीनों ने मिलकर वहां मौजूद जो एसएचओ साहब उपेंद्र प्रताप सिंह थे, उनको जो भी घटना अभी तक हुई थी, इन सारे घटना की जानकारी स्पष्ट तरीके से देते हैं और यह भी कहते हैं कि साहब जितना जल्दी हो सके मेरी मां को खोज दीजिए, मेरी मां को ढूंढ दीजिए। वो अपनी मां का तस्वीर दिखा रहे थे और बार बार रो भी रहे थे। जैसे ही एसएचओ साहब उपेंद्र प्रताप सिंह की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उस तस्वीर को देखने के बाद वो पूरी तरीके से अवाक हो गए और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो लगातार उसी तस्वीर को देखे ही जा रहे थे। दरअसल उनकी नजर में एक कहानी चल रही थी, एक सीन चल रहा था। कहानी कुछ इस तरीके से होती है। 19 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का यह वाकया था। झूसी थाना क्षेत्र के आजाद नगर के पास एक बस्ती है, जिस बस्ती का नाम है केवट बस्ती, और उसी केवट बस्ती में एक लॉज था। 6:30 बजे के आसपास मोहन नाम का एक किराएदार जो कि उसी लॉज में रहता था, जब उसे बाथरूम जाना था, बाथरूम करने वो जैसे ही बाथरूम में जाता है, वो टॉयलेट में जाता है, तो वहां पे वो देखता है 35 वर्षीय एक महिला खून से लथपथ होकर बुरी तरीके से उस बाथरूम में ही नहाई हुई थी और वहां फर्श पर जगह जगह ब्लड फैला हुआ था। उसे देखने के बाद मोहन पूरी तरीके से डर जाता है और डर जाने के बाद वो पूरी तरीके से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके आवाज को सुन के न सिर्फ उस लॉज में रहने वाले लोग बल्कि उस लॉज के आसपास जितने भी लोग थे, जो भी अन्य लोग भी थे, वो भी वहां पे उसके उस चीख पुकार को सुनकर पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद उन सब ने जब उस महिला को अपने आंखों से देखा तो सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और सब लोग ये सोचने लगे कि आखिर ये क्या हो गया। उस महिला ने
कभी यह सोचा नहीं होगी कि जिस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में वो स्नान करने जा रही है, वही स्नान उसका आखिरी स्नान हो जाएगा और उसे इस तरीके से बेरहमी से मार के बाथरूम में फेंक दिया जाएगा। इस बात की भी कभी परिकल्पना उस महिला ने सपने में भी नहीं किया होगा। उस महिला ने यह सोचा भी नहीं होगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात होगी, आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा। उस मां ने जो सोचा होगा, जो नहीं सोचा होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल उस मां की, उस महिला की, एक बेटे की मां की, एक पति के पत्नी की बुरी तरीके से वहां पे किसी ने हत्या करके बाथरूम में फेंक दिया था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ये कृत्य किसने किया? उस महिला के साथ आखिर किसकी इतनी बड़ी दुश्मनी थी? किसने ऐसा कृत्य किया? किसने इतने बड़े विध्वंसक घटना को अंजाम देने की कोशिश की, यह जानते हुए भी कि हम कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे और जब पकड़े जाएंगे तो हमें जीवन भर सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा? यह जानते हुए भी आखिर ऐसा किसने हिम्मत किया, किसने ऐसी जुर्रत की? दिल्ली की रहने वाली उस महिला का न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि बेरहमी से कत्ल किया गया। आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उस महिला का आखिर प्रयागराज में किसके साथ दुश्मनी थी? पुलिस इस बात को भी जानने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हत्यारा कौन है और उस हत्यारे की मंशा क्या थी, इस मौत के पीछे का वजह क्या था। इस बात को जानने की बार बार कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस का सारा प्रयास भी व्यर्थ जा रहा था। पुलिस भी किसी ठोस अंजाम तक पहुंच नहीं पा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि उस महिला के ऊपर लगातार किसी धारदार हथियार से वार किया गया था और एक दो बार नहीं बल्कि कई बार लगातार वार किया गया था। उस वार से बचने के लिए महिला ने काफी ज्यादा प्रयास भी किया, काफी ज्यादा जिद्दोजहद भी की, लेकिन यह सारा प्रयास उसका व्यर्थ गया और अंततः वो जिंदगी का जंग हार गई एक बाथरूम में। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो महिला कौन है, कहां से आई है, महाकुंभ में कब आई थी। तमाम तरह की बात जो भी पुलिस के लिए अनसुलझे सवाल थे, उन सवाल से पर्दा उठाने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। जितना भी सीसीटीवी आसपास में लगा हुआ था, उन सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था और जिससे इस बात का पता चल पाए कि आखिर उस महिला के साथ किसकी दुश्मनी थी, आखिर ऐसा कृत्य करने वाला वो शख्स कौन था। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद उस महिला के बॉडी को 72 घंटे के लिए उसी पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया जाता है कि गुमशुदगी के मामले में कुछ ऐसा ही होता है। 72 घंटे तक जो भी अनजान लोग होते हैं, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है, जिनको कोई पहचान नहीं पाता है, 72 घंटे तक उनके परिजन हो, उनके रिश्तेदार हो, सबका इंतजार किया जाता है। जब 72 घंटे का समय दिया जाता है कि उस समय के अंदर ही कोई उसको पहचानने वाला आए, लेकिन जब उसको कोई पहचान नहीं पाता है, जब पूरी तरीके से उस बॉडी को लावारिस करार दे दिया जाता है, वैसे स्थिति में उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है 72 घंटे के बाद होती है, वो किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से या फिर पुलिस के ही लोग उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और इसी सब उद्देश्य के लिए उस बॉडी को 72 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हाउस में ही रख दिया जाता है ताकि उस बॉडी की कोई शिनाख्त कर पाए, उस बॉडी को कोई पहचान पाए। 72 घंटे का समय अभी हुआ नहीं था। इसके बाद पुलिस वाले को SHO साहब अपने पास बुलाते हैं और ये कहते हैं कि इन तीनों को लेके पोस्टमार्टम हाउस जाओ और पोस्टमार्टम हाउस जाने के बाद जो झूसी थाना क्षेत्र से लॉज से एक बॉडी मिली है, उन बॉडी को दिखाओ, शायद ये लोग पहचान पाए। और इसके बाद जैसे ही ये दोनों बेटे अपने मामा के साथ और उस पुलिस वाले के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने के बाद सबसे पहले उन लोगों की नजर साड़ी पर पड़ती है। साड़ी को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दरअसल साड़ी से ही इस बात का पता चल गया था कि वो साड़ी किसी और का नहीं बल्कि उसकी मां का ही साड़ी है, क्योंकि वो जो साड़ी थी वो साड़ी उसकी मां खास मौके पर जरूर पहना करती थी और उस साड़ी से ही उसके मां की पहचान हो गई कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारी मां ही है। पूरी तरीके से जैसे ही अपनी मां को उस अवस्था में ये बच्चे देखते हैं, बिलख बिलख कर रोने लगते हैं और अब आप सोच सकते हैं कि जिस बेटे के सामने ही उसकी मां का मृत शरीर पड़ा हो और उसे इस बात का भली भांति एहसास हो जाए कि अब हमारी मां इस दुनिया में नहीं बची है, तो अब आप उस पल का परिकल्पना कर सकते हैं कि उन बच्चों पे क्या बीत रहा होगा। वो बच्चे कैसे अपने आप को संभाल पा रहे होंगे। मां के हाथों को देखते हैं, मां के पैरों को देखते हैं, मां के चेहरे को देखते हैं और जैसे जैसे मां को वो देख रहे थे, वो लगातार अपनी मां से लिपट कर, जो बच्चे वहां पे थे ना, वो पूरी तरीके से लिपट कर रो भी रहे थे और कह रहे थे कि मां वापस लौट आओ,
आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हम दोनों को छोड़ के कहां चली गई? और ये कह भी रहे थे कि आखिर हमारी मां से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? आखिर हमारी मां के साथ ऐसा यहां पे किसने कर दिया? हमारी मां ने आखिर यहां पे किसका क्या बिगाड़ा था? हमारी मां तो सिर्फ इसलिए आई थी कि वो प्रयागराज के महासंगम में आएगी और स्नान करने के बाद वापस अपने दिल्ली घर चली जाएगी। अगर हमें इस बात का एहसास होता, हमें इस बात का पता होता कि हमारी मां हमें इस अवस्था में यहां पे मिलेगी, तो हम अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ते, अपने मां के साथ हम भी आते। और ऐसा बोल के ये बच्चे पूरी तरीके से भावुक होकर मां से लिपट कर बार बार और लगातार रोने लगते हैं। उनको रोते हुए देख के जो भी वहां पे मौजूद लोग थे, उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि मां तो अब इस दुनिया में थी नहीं। उनके मां को किसी ने चाकुओं से गोद कर बड़े ही बेरहम तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह किसने किया? मीनाक्षी से प्रयागराज में किसी की क्या दुश्मनी रही होगी? यह तमाम सवाल पुलिस को परेशान कर रहे थे। एसएचओ साहब ने उन दोनों बच्चों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया और शांत कराने के बाद इस बात का आश्वासन भी दिया कि परेशान मत हो, मामले की जांच चल रही है, अनुसंधान चल रहा है, और अनुसंधान करने के बाद जो भी चीजें निकल के सामने आती है, जो भी साक्ष्य, जो भी एविडेंस मिलते हैं, उन साक्ष्य और एविडेंस के बेस पर जो भी अपराधी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, उसको हम कहीं से छोड़ने वाले नहीं है, बख्शने वाले नहीं है। आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखा गया कि एक आदमी है, उसके साथ यह महिला थी। उस आदमी को जब सीसीटीवी कैमरे में उन बच्चों को दिखाया गया और यह पूछा गया कि तुम्हारी मां के साथ ये शख्स कौन है, ये आदमी कौन है, अब वो बच्चे कहते हैं कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स कोई और नहीं, ये तो मेरे पापा हैं। पापा यानी अशोक, जो कि एमसीडी दिल्ली में एक सफाई कर्मचारी है। पुलिस वाले को तसल्ली हो गई और अब ये दोनों जहां पे जिस लॉज में रुके हुए थे, उस लॉज में जाकर जांच पड़ताल शुरू की और ये वहां पे जाके पूछा पुलिस वालों ने कि आखिर ये दोनों जो शख्स थे, ये कब आए हुए थे तुम्हारे यहां? और पुलिस वालों ने यह भी पूछा उस लॉज के ऑनर से कि क्या इन्होंने जब वहां पे एंट्री की थी, जब ये अपने पत्नी को लेके वहां पे आए थे, तो क्या इन्होंने अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिया था जिससे इस बात की पुष्टि हो पाए कि ये शख्स कौन है? तब जो ऑनर था लॉज का, वो कहता है कि नहीं साहब, 18 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास वो दोनों लॉज में आए थे और आने के बाद चूंकि वो अपने पत्नी के साथ थे और उन्होंने यहां रुकने की इच्छा जाहिर की थी, और जब हमने आईडी की मांग की तो उन्होंने कहा कि भैया क्या आईडी लेना है, 2-4 घंटे में हमारी ट्रेन है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। तब हमने पूछा कि अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर मुझे दे दें, तो उन्होंने कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया था और ये कहा था कि 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद हमारी ट्रेन आएगी और इसके बाद हम तुरंत प्रयागराज दर्शन जाएंगे और वहां जाके ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे। अब इसके बाद पुलिस आगे की कहानी खुद से जोड़ना प्रारंभ करती है और इसके बाद पुलिस वाले उन बच्चों से कहते हैं कि अब अपने पापा से, अपने पिताजी से हमें बात करवाओ। पापा से, अपने पिताजी से वो दोनों बच्चे पुलिस वालों का बात भी करवाते हैं और बात करवाने के बाद ये कहा जाता है, अपने पापा को एक डेस्टिनेशन पे वो लोग बुलाते हैं और बुलाने के बाद पुलिस वाले वहां पे पहले से मौजूद थे और जैसे ही उनके पापा, जैसे ही उनके पिताजी वहां पे पहुंचते हैं, उस अशोक को, उस लड़के के पिता को अपने कब्जे में, अपने गिरफ्त में पुलिस लेती है और लेने के बाद पूछताछ करती है और पूछताछ करने के क्रम में ये कहती है कि अशोक ये बताओ कि जब तुम अपने पत्नी को लेके उस लॉज में गए तो अपना कोई आईडी प्रूफ क्यों नहीं दिया, और अगर आपने आईडी प्रूफ नहीं दिया, यहां तक तो फिर भी ठीक था, तुमने अपने पत्नी की ही हत्या क्यों कर दी? हालांकि पुलिस अक्सर ऐसे मामले में अंधेरे में तीर चलाती है और अक्सर ऐसा देखा जाता है। स्थिति में साफ साफ पुलिस का जो तीर था, हालांकि पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन उसका तीर कहीं ना कहीं निशाने में सटीक जा बैठा और अब अशोक ने अपना जुर्म कबूल लिया और एक लड़की के साथ दिल्ली में ही अफेयर था, जो कि दिल्ली की ही रहने वाली थी, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप था, हम दोनों एक दूसरे के साथ कई बार संबंध बना चुके थे और इस बात की जानकारी हमारी पत्नी मीनाक्षी को भी चल गया था और हमारी जो मीनाक्षी थी, जो हमारी पत्नी थी, वो बार बार इस बात का विरोध करती। अक्सर जब हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता तो लड़ाई झगड़ा के दौरान ही हमारी मीनाक्षी कहती, हमारी पत्नी कहती कि तुम उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट थी उस समय। हमने कहा कि नहीं, हम उस लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं। और इसी बीच प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था और हमारी जो पत्नी थी वो बार बार जिद कर रही थी कि मुझे भी प्रयागराज के महाकुंभ जाना है और वहां जाके स्नान करना है। तब हम उसके साथ जाने के लिए एग्री हो गए और जब उसके साथ हम जा रहे थे उसी समय हम सोच लिए कि अब एक अच्छा मौका है अपनी पत्नी से छुटकारा पाने का, क्यों ना अपने पत्नी का ही सफाया करके उसे रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि जो मेरा अगला रास्ता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाए, क्लियर हो जाए। पत्नी का कत्ल करने से पहले
हमने सेल्फी लिया, स्नान करने के बाद हमने सेल्फी लिया और सेल्फी लेने के बाद हमने पोस्ट भी किया, एक वीडियो भी पोस्ट किया। और जिस वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है और उसके साथ खुशी की मुद्रा में चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद किसी को ऐसा प्रतीत नहीं हो कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में ऐसा कोई मनमुटाव है या फिर कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा भी रहा है। जब हमारी पत्नी हमारे साथ लॉज में रुकी थी लगभग 2:30 बजे के आसपास, लॉज के सभी लोग सो रहे थे, जो भी कर्मी थे, जो भी वहां पे स्टाफ थे लॉज के, वो भी सो रहे थे। सब लोग पूरी तरीके से निद्रा की अवस्था में थे। और जब हमारी पत्नी अंदर बाथरूम में गई तो मुझे लगा कि यही एक अच्छा मौका है। उसी समय अपने पास चाकू रखा था, उस चाकू से अपने पत्नी के ऊपर लगातार वार किया और तब तक वार करता रहा जब तक हमारी पत्नी के प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। पूरी तरीके से सोच ही लिया था कि आज चाहे जो भी हो जाए अपने पत्नी का हम काम ही खत्म कर देंगे। और ठीक वैसा हमने अपने रणनीति के हिसाब से किया और अपने पत्नी का बाथरूम में कत्ल कर दिया। और ऐसा कह के वो रोने लगता है और कहता है कि साहब हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद जो पुलिस वाले थे उसको बोलते हैं कि अब माफी तुम्हें यहां नहीं, न्यायाधीश के सामने तुम उपस्थित होना, जब तुम्हारी कोर्ट में पेशी होगी उस समय तुम अपना कृत्य बताना और ये कहना कि साहब मुझे माफ कर दो, शायद तुम्हें जो जज साहब हैं वो माफ कर दें। इसके बाद अशोक की वहां पे गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। तो मीनाक्षी थी वो यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली थी, उसका जो मायके था यूपी का बुलंदशहर था। और घर वालों ने बड़े ही शान शौकत से अपनी बेटी का शादी किया था, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि उसकी बेटी का उसका अपना ही घर का दामाद जान का दुश्मन हो जाएगा। जैसे ही इस बात की जानकारी मीनाक्षी के मायके तक पहुंचती है, उसके मायके वालों का भी रो रो के बुरा हाल था। वो दोनों बच्चे लगातार रो रहे थे और बार बार अपने पापा को कोस रहे थे और कह रहे थे कि आपने मां के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। काश मीनाक्षी को इस बात का एहसास होता कि महाकुंभ का वो स्नान उसके जीवन का आखिरी स्नान होगा तो वह कुंभ जाती ही नहीं। बच्चों के सामने उसकी झूठी कहानी तो चल गई, लेकिन पुलिस के सामने उसकी सारी झूठी कहानी पकड़ी गई और अंततः उसे पुलिस अपने कस्टडी में लेकर, अपने हिरासत में लेकर जेल भी भेज देती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जिस तरह से 38 वर्षीय उस व्यक्ति ने एक लड़की की वजह से अपने ही पत्नी का, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसके साथ वह पिछले कई सालों से जिंदगी जी रहा था, उसके साथ ही वह दगा कर देता है और अब शायद खुद भी हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। उस शख्स ने जो भी किया गलत किया और उस शख्स ने जो भी किया वो न सिर्फ दर्दनाक था बल्कि शर्मनाक भी था। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।